We are starting with chapter exemptions from GST. Exempt supply has been defined to include three kind of supplies. And what are those? All those supplies which are chargeable to nil rate of tax. That means the rate of tax on the supply of goods and services is 0%. Or number two, the government by way of notification has exempted such goods and services from GST. And what is third thing? Non-taxable supplies. पेट्रोलियम और 5 प्रोडक्ट है पेट्रोलियम वाले, ये जो नॉन जीएसटी सप्लाईज हैं ये भी किस में आती हैं? एग्जेम्प्ट सप्लाई में। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई में निल रेट ऑफ टैक्स भी हो गया, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के जरिए जिन्हें एग्जेम्प्ट किया वो भी है, और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज भी है। अब देखिए एग्जेम्पशंस कहां पे है। अगर गुड्स की बात की जाए तो जो हर इंसान जिस गुड्स को इस्तेमाल करता है, मतलब चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सब कोई उसे इस्तेमाल करता है, रोजाना वो इस्तेमाल किया जाता है। गवर्नमेंट ने ऐसे आइटम को एग्जेम्प्ट कर रखा है जैसे दूध, दही, बेसन, आटा, अगर अनब्रांडेड है, ठीक है, लूज बेसन, आटा, मैदा, ये सब कुछ क्या है? जीएसटी के दायरे से बाहर है। जिस तरीके से गुड्स को जीएसटी के दायरे से, कुछ गुड्स को जीएसटी के दायरे से बाहर किया गया, वैसे कुछ सर्विसेज भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। दायरे से बाहर का मतलब क्या है? वो एग्जेम्प्ट सप्लाई की कैटेगरी में आते हैं। या तो निल रेट ऑफ टैक्स होगा या गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के जरिए एग्जेम्प्ट कर रखा होगा, कुछ ना कुछ कहानी है और वहां पे जीएसटी नहीं लगता है। एज फार एज गुड्स इज कंसर्न ये लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, पर आपको प्रिपेयर भी नहीं करनी है। Your syllabus does not require you to learn all those goods which are exempt supply. लेकिन सर्विसेज जो भी exempt हैं वो आपको तैयार करनी है, वो आपके कोर्स में है। तो you need to know exempt supplies of services, but you need not know exempt supply of goods. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली करने क्या वाले हैं? exempt supply जो सर्विसेज की है उसकी लिस्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एंड टू द एक्सटेंट पॉसिबल उसे रिटेन करने वाले, याद करने वाले। इनफैक्ट आप ऐसा समझ लीजिए ये चैप्टर एक रटने वाला चैप्टर है। यू विल हैव टू लर्न ऑल दोज लिस्ट ऑफ सर्विसेज व्हिच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। हालांकि होगा क्या कि जब हम उसे पढ़ेंगे तो वो चीजें हमारे दिमाग में धीरे धीरे ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएंगी, और जब भी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है तो विल जस्ट रिमेंबर यस यस दीज आर द सर्विसेज व्हिच आर एग्जेम्प्ट, राइट। ऑल्दो ये जो एग्जेम्पशंस हैं इसमें बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस भी हैं, राइट। वेरी ऑफन, वेरी नाउ एंड देन गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर आइटम को एग्जेम्प्ट कर रही है, ये पर्टिकुलर आइटम को टैक्सेबल बना रही है, क्योंकि जीएसटी एक नया लॉ है। ठीक है, तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपना माइंड चेंज कर रही है, और अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि इन लिस्ट में भी बहुत तेजी से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जेम्पशंस। Exemptions from GST. Exempt supply has been defined as a supply of goods or services of both which attracts nil rate of tax. जिसपे nil rate of tax है वो exempt supply है। Wholly exempt from tax वो भी exempt supply है। Non taxable supplies मतलब पेट्रोलियम वाले जो 5 प्रोडक्ट्स हैं वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, वो भी exempt supply है। Non-taxable supply means a supply of goods or services of both which is not liable to tax under CGST Act or under IGST Act. तो ये तो हो गई exempt supply का डेफिनेशन। और अब देखिए गुड्स exempt from tax, जिसे बेसिकली आपको प्रिपेयर नहीं करना है, सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे गुड्स को भी exempt कर रखा है, और ये सब बेसिकली वो सामान है जो हर कोई यूज करता है। ठीक है, गरीब से गरीब आदमी भी इन आइटम्स को खरीदता है। गवर्नमेंट का कहना है कि इन पे जीएसटी न ली जाए। अब देखिए जीएसटी हमारे देश में इतने सारे रेट्स लाने के पीछे कारण क्या है कि हमारे देश में जीएसटी का रेट 5%, 12 भी है, 18 भी है, 28 भी है, उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि जिन आइटम्स को रेगुलरली बेसिक नेसेसिटीज वाले आइटम है उनको कम रेट पे रखा जाए, और जो लग्जरी वाले आइटम है, सिन आइटम्स हैं, ठीक है, उनको महंगे वाले स्लैब रेट में डाला जाए। ठीक है, अब महंगी कार है तो कौन खरीद रहा है? महंगी कार है तो वो खरीदने वाला आदमी भी अमीर आदमी है। सरकार कहती है इससे जीएसटी लेने में क्या दुविधा है या क्या परेशानी है,
इससे तो जितना लिया जाए वो कम है। तो गवर्नमेंट वहां पे महंगी कारों पे जीएसटी क्या करती है, बड़ा अमाउंट लगाती है, ठीक है, महंगा करती है उस आइटम को। वहां पे जीएसटी का रेट भी 28% है, और तो और महंगी कारों पे जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगाती है। इनफैक्ट यहां तक है कि अगर 20 लाख रुपए की कार है तो शायद 10-10 लाख रुपए तक का टैक्स है उसके ऊपर। हाँ ऐसा है, 20 लाख रुपए की कार 30 लाख रुपए में मिल रही होगी, रीजन बिंग 10-10 लाख रुपए का उस पर टैक्स है। और उसे खरीदने वाला भी अमीर आदमी है, गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो रोज बेसिक नेसेसिटीज वाले आइटम हैं, आटा चावल दाल, जो फुटकर में राशन की दुकान से खुला लोग खरीदते हैं, तो वो एक गरीब आदमी भी परचेज कर रहा है और गवर्नमेंट वहां पे जीएसटी लेना पसंद नहीं कर रही है, ठीक है। आइए देखिए, A list of items have been notified under Section 11(1) of the CGST Act 2017, Section 6(1) of the IGST Act 2017. These items have been exempted from whole of tax. Since GST is a tax for common man, everyday items used by the common man have been included in the list of exempted items. Items such as unbranded आटा, मतलब बिना पैकेट वाला आटा, मैदा, बेसन, अनपैक्ड फूड ग्रेन्स का मतलब दाल, ये सारे आइटम, ठीक है, जो अनपैक्ड है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो ब्रांड में बिकते हैं कोहिनूर के चावल, ठीक है, तो वो गरीब आदमी नहीं खाता है, तो गवर्नमेंट उस पर जीएसटी लगाएगी। अनब्रांडेड जितने आइटम है, अनब्रांडेड मतलब खुले हुए जो बिकते हैं मार्केट में, मिल्क, एग, कर्ड, दही, लस्सी एंड फ्रेश वेजिटेबल्स आर अमंग द लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। इन सभी आइटम्स को जीएसटी में एग्जेम्प्ट किया गया है। आपको अगर कंप्लीट लिस्ट देखनी है ना कि कौन कौन से आइटम जीएसटी से एग्जेम्प्टेड हैं, तो आप सीबीआईसी की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां से लिस्ट ऑफ गुड्स डाउनलोड कर सकते हैं विच आर एग्जेम्प्टेड अंडर जीएसटी, राइट? Although you do not have to prepare it for the purpose of examination. Now we are moving to services and that need to be learned. You may be asked question on specific services too. किसी भी सर्विस पे क्वेश्चन किया जा सकता है। क्वेश्चंस हो सकते हैं टैक्सेबिलिटी से रिलेटेड कि आपको बताना है कि कितना जीएसटी बनेगा, तो उसमें ऐसा पॉसिबल है कि कुछ सर्विसेज बताई जा रही हैं जो एग्जेम्प्टेड है, कुछ सर्विसेज टैक्सेबल है। अब एग्जेम्प्टेड तो आपने प्रिपेयर कर रखा है, तो आपको पता है कि ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, तो आप उस पे जीएसटी कैलकुलेट मत कीजिएगा, टैक्सेबल वाले पे कैलकुलेट कीजिएगा, राइट? लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एंट्री नंबर क्या चीज होती है, पहले आपको ये बता दी। एंट्री नंबर 1, 2, ये जो गवर्नमेंट ने लिस्ट बनाई है एग्जेम्प्टेड सर्विसेज की, उसका नंबरिंग कर रखा है, फर्स्ट 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, ठीक है। हम आपको एंट्री वाइज नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको कैटेगरी वाइज बताएंगे। कैटेगरी वाइज का मतलब क्या है, जितनी भी चैरिटेबल एंड रिलीजियस रिलेटेड एक्टिविटी हैं, चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी रिलेटेड सर्विसेज हैं, उन सबको एक जगह पे हमने कर दिया है। फिर वो पहली एंट्री है, फिर उसके बाद 13वीं एंट्री है, तो मैंने साथ में इसको प्रेजेंट कर दिया है। मतलब जब हम एजुकेशन बताएंगे तो एजुकेशन से रिलेटेड जितनी सर्विसेज होंगी टैक्स एग्जेम्प्टेड, वो एक साथ बताएंगे, ठीक है। मतलब हम एक कैटेगरी वाइज बात करेंगे ताकि मेरे दिमाग में बैठ भी जाए कि चैरिटेबल और रिलीजियस कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो एग्जेम्प्टेड है एक जगह पे। सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आई होप सबको पता है, सेक्शन 12AA में रजिस्ट्रेशन होता है चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट का, ठीक है। अब इनके द्वारा जो भी चैरिटेबल एक्टिविटीज दी जा रही हैं उस पर जीएसटी भी नहीं लगेगा। सेक्शन 12AA में चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है जिनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। इनकम टैक्स में ये बताया गया है, जीएसटी में ये बताया जा रहा है जिनकी इनकम एग्जेम्प्ट है ना सेक्शन 12AA के तहत, उनकी दी गई सर्विसेज पे जीएसटी भी नहीं लगेगा। तो कौन है ये नसीब वाले लोग? जो लोग हेल्थ सर्विसेज देते हैं, एजुकेशन सर्विसेज देते हैं, ठीक है, योगा ये भी आ गया है, ठीक है। बाबा रामदेव का इन्फ्लुएंस है इतना लंबा चौड़ा हमारी गवर्नमेंट पे, तो योगा तो आना ही था, तो योगा इज अंडर चैरिटेबल। देन प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट का मतलब जैसे ताजमहल, हाँ मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी है, प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, मॉन्यूमेंट्स। ताजमहल की साफ सफाई के लिए आप काम करते हैं, कुतुब मीनार की साफ सफाई या उसको मेंटेन करने के लिए आप काम करते हैं, सर्विसेज देते हैं, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट मतलब वाइल्ड लाइफ,
ठीक है, या फिर जानवरों की वो प्रजाति जो हमारे देश से धीरे धीरे लुप्त हो रही है, ठीक है, जैसे टाइगर, लॉयन, इनको सेफगार्ड करने के लिए आप कुछ सर्विसेज देते हैं तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगी। ये सब चैरिटेबल एक्टिविटीज की डेफिनेशन में आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम चैरिटेबल एक्टिविटीज व्हिच हैज बीन डिफाइंड इन इनकम टैक्स एक्ट। नाउ कमिंग टू एंट्री नंबर 13, सर्विसेज बाय ए पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी। एक रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट कराने की अगर आप सर्विसेज देते हैं तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब आप अगर एक भजन का आयोजन करते हैं, कीर्तन का आयोजन करते हैं, तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, रिलीजियस सेरेमनी। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि किसी बच्चे का जन्म लेना, किसी की मृत्यु होना, उससे रिलेटेड भी कोई सेरेमोनियल ओकेजन है, ठीक है, तो वो भी क्या आता है, रिलीजियस सेरेमनी की डेफिनेशन में ही आता है, ठीक है। तो इस तरीके की कोई सर्विसेज देता है, ठीक है, भजन कीर्तन कराता है, इस तरीके की कोई सर्विसेज देता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन बी पॉइंट क्या है, अगर किराए पे दिया जाता है, रेंटिंग ऑफ प्रिसिंक्ट ऑफ अ रिलीजियस प्लेस। प्रिसिंक्ट का मतलब क्या होता है, बेसिकली प्रिसिंक्ट का मतलब होता है एरिया, एरिया ऑफ अ रिलीजियस प्लेस। जैसे मंदिर का, मस्जिद का, रिलीजियस प्लेस कोई भी हो, किसी भी धर्म का रिलीजियस प्लेस हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, अगर इसकी जगह को किराए पे दिया जाता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। किस लिए दिया गया है, किसी भी किस्म के आयोजन के लिए दिया गया है। किसी भी किस्म के आयोजन के लिए अगर मंदिर, मस्जिद अपनी जगह किराए पे दे दें तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। प्रिसिंक्ट का मतलब क्या है, इस बात पे गौर कीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। अगर बात करें तो ऐसा पॉसिबल है कि ये देखिए, ये है आउटर बाउंड्री एक मंदिर की, ठीक है, ये रहा मेन गेट, यहां पे लगा दूं मैं मेन गेट, ठीक है, यह मेन गेट है एंट्री का। और अगर भगवान की मूर्तियां या मेन मंदिर की अगर बात की जाए तो बस वो इतने ही लोकेशन में है, ये रहा मंदिर वाला एरिया, लेकिन ये मंदिर की टोटल आउटर बाउंड्री, यहां पार्क वार्क है मंदिर के अंदर ही। तो किराए पे कौन सी जगह, अरे कोई भी जगह, इस पूरी बाउंड्री के अंदर कोई भी जगह अगर मंदिर की किराए पे दी गई तो क्या होना है, देखिए, रेंटिंग ऑफ प्रेजेंट ऑफ अ रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर जनरल पब्लिक। कौन से रिलीजियस प्लेस की बात कर रहा है, जो कि जनरल पब्लिक के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने 4 फ्लोर की अपनी एक बिल्डिंग बनाई और ग्राउंड फ्लोर पे मैंने एक मंदिर बनाई, मैंने एक मंदिर बनाई, उसमें कौन मंदिर में पूजा कर सकता है, सिर्फ मैं या फिर मेरे परिवार वाले। तो कह रहा है ऐसी मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं हम, उस मंदिर की बात कर रहे हैं जहां पे कोई भी जा सकता है, मतलब पब्लिक वाला प्लेस है, आपकी अपनी बनाई पर्सनल मंदिर की बात नहीं हो रही है। meant for general public owned or managed by an entity registered as charitable or religious trust under section 12AA of the income tax act। और उसको मैनेज कौन करता है, एक चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट मैनेज करती है। और ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन रेफर टू 1023C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट और एनी बॉडी और अथॉरिटी कवर्ड अंडर सेक्शन 1023BB ऑफ द एक्ट ऑफ इनकम टैक्स। कुल मिला के ऐसे समझ लीजिए, कोई मंदिर वगैरह जो कि किसी ट्रस्ट के द्वारा मैनेज की जा रही है, वो अगर अपनी जगह को किराए पे देगी तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। हालांकि जीएसटी लग जाएगा कब, देखिए, however nothing contained in entry B of this exemption shall apply to renting of room where charges are 1000 or more per day। अगर मंदिर में कमरे बने हुए हैं और कमरे 1000 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा का किराया लिया जाता है तो कह रहा है अब जीएसटी लगेगा। अब तो वो मंदिर कहां रही, अब तो कॉमर्शियल हो गई। जैसे सोचिए 1000 रुपए एक दिन के कमरे का लिया जा रहा है तो मंदिर जैसा थोड़ी ना व्यवहार हो गया अब उसका, अब तो ये कॉमर्शियल प्लेस हो गई पूरी तरीके से। गवर्नमेंट कह रही है अब जीएसटी लगेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग मंदिर से शादियां कर लेते हैं, ठीक है, मंदिर से शादियां कर लेते हैं, थोड़ी बहुत छोटी मोटी पार्टी भी होती है, 20-25 लोग को बुलाते हैं तो वहीं मंदिर के ही कैंपस में नाश्ता पानी भी करा देते हैं। गवर्नमेंट उनसे जीएसटी नहीं लेना चाहती है, लेकिन जरा सोच के देखिए, बड़ी मंदिर है, ठीक है, बड़ी मंदिर है और आपको 10,000 रुपए में तो वो जगह देती है कि आप आके शादी कर लीजिए, तो गवर्नमेंट कह रही है अब तो हम इस पे जीएसटी लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो कॉमर्शियल एक्टिविटी की तरह काम कर रही है, 10-10 हजार रुपए ले रही है। हाँ, 500-1000 रुपए मंदिर साफ सफाई के नाम का ले लेती तो समझ में आता, गवर्नमेंट कह रही है वहां जीएसटी नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर 10-10 हजार रुपए वो जगह का ले रही है कि आइए शादी करिए यहां पे, तो निश्चित ये तो कॉमर्शियल तरीका हो गया, फिर तो वहां पे जीएसटी लेंगे।
तो अगर रूम का किराया 1000 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा का है तो जीएसटी लगेगा। ध्यान दीजिएगा, मंदिर में भी जीएसटी लगेगा अगर किराया रूम का 1000 प्रतिदिन से ज्यादा का है। अगर वो मंदिर में कम्युनिटी हॉल है, ओपन एरिया है, पार्क है, गार्डन है, और उसका वो लोग चार्ज ले रहे हैं 10,000 रुपया या उससे ज्यादा एक दिन का। आप मंदिर में कोई प्रोग्राम कराना चाहते हो, आपने मंदिर की ओपन गार्डन बुक कराई एक दिन के लिए, और मंदिर वाले आपसे 10,000 रुपए से ज्यादा लेते हैं, तो इस पे जीएसटी मंदिर वालों को लेना होगा। मंदिर में शॉप भी है, कुछ दुकानें हैं मंदिर के अंदर। अब देखते हैं मंदिर के अंदर भी दुकानें होती हैं बहुत सारी, जो फल मिठाई बेचती हैं और पूजा की सामग्रियां बेचती हैं। अगर उन दुकानदारों से 10,000 रुपए महीने से ज्यादा का किराया लिया जाता है, ये पर मंथ है, और ये जो ओपन गार्डन था ये पर डे वाला था, ठीक है। अगर 10,000 रुपए महीने से ज्यादा का किराया लिया जाता है उन दुकानदारों से, तो ऐसे में भी जीएसटी लगेगा। तो चलिए दिमाग क्लियर करते हैं, अपना सेट करते हैं कि मंदिर पे जीएसटी कब है। मंदिर जब मैं बोल रहा हूं तो मेरा मकसद सिर्फ मंदिर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी धर्म की जगह की बात हो रही है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च वगैरह कुछ भी हो, सबकी बात हो रही है यहां पे। अगर ये लोग अपना रूम 1000 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा पे देते हैं, या गार्डन या कम्युनिटी हॉल वगैरह 10,000 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा पे देते हैं, या फिर दुकानें 10,000 रुपए प्रति माह से ज्यादा पे देते हैं, तो जीएसटी लगेगा। Then has services by a specified organization in respect of religious pilgrimage facilitated by Government of India। आपको पता है ना, हज वगैरह की यात्रा गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडाइज्ड होती है, और गवर्नमेंट उसमें बड़ी हेल्प भी करती है आपकी। गवर्नमेंट पूरा ऑर्गेनाइज करती है हज वगैरह, ठीक है। तो ये जो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, रिलीजियस पिलग्रिमेज वगैरह के लिए फैसिलिटेट कर रही है अंडर एन बाइलेटरल अरेंजमेंट, मतलब गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करके एक थर्ड पार्टी जो है हज वगैरह ऑर्गेनाइज करती है कि आप यहां हज के लिए जा सकते हैं, तो ये जो सर्विसेज पर्सन्स को मिल रही है, इंडिविजुअल्स को मिल रही है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। देन सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट। आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट पे अगर कोई ट्रेनिंग या कोचिंग हो रही है, तीन चीजें, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट, इस पे कोई ट्रेनिंग या कोचिंग हो रही है, किसके द्वारा? चैरिटेबल एंटिटीज के द्वारा दी जा रही है, तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो अगर कोई चैरिटेबल एंटिटी आर्ट, कल्चर या स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग कोचिंग देती है, तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। चैरिटेबल एक्टिविटीज का मतलब क्या है, ये यहां पे बताया गया है। चैरिटेबल एक्टिविटीज की चर्चा यहां पे हुई थी, और मैंने आपको बता दिया था कि चैरिटेबल एक्टिविटी का मतलब वही है जो इनकम टैक्स एक्ट में प्रोवाइडेड है, कि हेल्थ, एजुकेशन, योगा, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, यही बात यहां पे लिखी गई है, राइट। आइए, तो ये हो गया रिलीजियस एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज की बात। अब अगली बात हम लोग करेंगे एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज। एग्रीकल्चर वो चीज है जो हमारे देश में इनकम टैक्स के दायरे में भी नहीं आता, जीएसटी के भी दायरे में नहीं आता। क्या क्या चीजें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जीएसटी के दायरे में नहीं आती, ये आपको बता दें। सबसे पहले तो आपको यही बता दें कि फल और सब्जियों पे जीएसटी नहीं लगता। ये गुड्स की डेफिनेशन में आपने देख लिया था जब हम सर्विसेज स्टार्ट करने के पहले बता रहे थे, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, राइट, इन पे जीएसटी नहीं लगता। लेकिन खेती से रिलेटेड कुछ सर्विसेज हैं, उस पे भी जीएसटी नहीं लगता, तभी तो फल और सब्जियां सही रेट पे आम जनता तक पहुंचेंगी, ठीक है। तो देखिए क्या क्या सर्विसेज हैं जो खेती से रिलेटेड हैं, उन पे जीएसटी नहीं लगता। नंबर 1, सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग। अब देखिए, जहां खेत से सब्जियां उगाई गई, अब वहां से फसल काट के ट्रक में लोड किया जा रहा है, तो लोडिंग के लिए लेबर लग रहे हैं, तो किसी ने लेबर कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, ठीक है, राइट। क्या वो जीएसटी लगाएगा जब वो किसान से लोडिंग के चार्जेस कलेक्ट करेगा? नहीं। अनलोडिंग क्या है? ट्रक से सब्जियां, फल ये सब पहुंच गई डेस्टिनेशन पे, क्या वहां पे सब्जी और फल को उतारा जाएगा? लेबर लगेगी। तो जिसने लेबर कॉन्ट्रैक्ट लिया है, क्या वो जीएसटी लगाएगा? नहीं। पैकिंग क्या है? अब सब्जी, फल, ये सब कुछ सब बोरे वोरे में पैक होता होगा कि ऐसे लूज चला जाता है? दे आर पैक्ड इन 10 किलो के बोरे में, 50 किलो के बोरे में, ये सब कुछ पैक किया जाता है। पैकेजिंग के जो चार्जेस हैं उस पर जीएसटी नहीं है। स्टोरेज, कुछ फल सब्जियां ऐसी होती है जिनको कोल्ड स्टोरेज रिक्वायर्ड है, कुछ को नॉर्मल स्टोरेज रिक्वायर्ड है, स्टोरेज भी करनी पड़ती है, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग।
ऑफ राइस और एनी अदर आइटम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो इन पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो मतलब खेती से रिलेटेड देखिए बड़ी सारी एंसिलरी सर्विसेज, सपोर्टिंग सर्विसेज है। ये खेती की सर्विस नहीं है लेकिन सपोर्टिंग सर्विस है कि खेती वाले सामान की, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, इन सब पे जीएसटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयरहाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अगर वेयरहाउसिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का होता है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब क्या है? जैसे टर्मरिंट, माइनर को हम कुछ आइटम लिख देते हैं, टर्मरिंट, करी लीफ, ठीक है, टर्मरिंट जानते हो ना, करी लीफ, टेंडू लीव्स, बैम्बू, ये सब होते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर का मतलब ये छोटा फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बताएं क्या है? मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसकी बात यहां पे नहीं हो रही है। हालांकि मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब होता है जो जो बड़े आइटम है, जैसे कि पल्प वुड, ठीक है, सैंडलवुड, बड़ी बड़ी लकड़ी के लॉक टुकड़े, ठीक है, पूरा पूरा पेड़ का लकड़ी, कह रहा उसकी स्टोरेज की बात नहीं कर रहे हैं। जो छोटे आइटम है, टर्मरिन, टेंडू लीव्स, बैम्बू, करी लीफ, इन सब की जो स्टोरेज है वो जीएसटी के दायरे में नहीं है। सैंडलवुड, इसकी बात नहीं हो रही है। ध्यान दीजिएगा, मैं ये लिख के काट दे रहा हूं, ये आपकी जानकारी के लिए लिखा है मैंने, ये काट दिया, यहां पे इसकी बात नहीं हो रही है। बात हो रही है सिर्फ माइनर की। ये है ऊपर वाला माइनर आइटम है, दीज आर माइनर, ठीक है। फिर सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन। व्हाट इज फ्यूमिगेशन? फ्यूमिगेशन का मतलब परफ्यूम, स्प्रे मारना। अब ये बताइए जरा सा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे स्प्रे मारा जाता है क्या? हाँ, कौन सा? ताकि वो सब पेस्ट वगैरह ना लगे उसके ऊपर, ठीक है, कीड़े में ना पड़े उस पे। तो जो फ्यूमिगेशन स्प्रे होता है कीड़े ना पड़ने के लिए, कह रहा है ये जो स्प्रेइंग हम करवाते हैं, इसकी जो सर्विसेज लेते हैं, वो उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। देन है कल्टीवेशन ऑफ प्लांट। अच्छा, मैं अगर लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे खेती करवाता हूं तो जो मुझे खेती की सर्विसेज दे रहा है, जो मेरे जमीन पे खेती कर रहा है, वो भी जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा। रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। रियरिंग क्या होता है? बेसिकली जो जानवरों को पाला जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रियरिंग, ठीक है। क्यों पाला जाता है? निश्चित है कि उन जानवरों से मुझे कुछ मिलता है, ठीक है। गाय को, भैंस को पाला जा रहा है ताकि दूध लिया जाए, ठीक है, भेड़ को पाला जा रहा है ताकि वूल वगैरह उससे आए। तो कह रहा है कि ये जो जानवरों को पालने का सर्विस है, इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए और भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज हैं जिस पे जीएसटी नहीं लगता। कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, प्लांट प्रोटेक्शन, टेस्टिंग। कल्टीवेशन मतलब खेती करना, हार्वेस्टिंग मतलब फसल काटना, थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है? थ्रेसिंग गेहूं में किया जाता है, ठीक है। जो गेहूं के, आई डू नॉट एग्जैक्टली नो कि उसको क्या बोलते हैं, जैसे गेहूं के पौधे निकाल लिए या पेड़ निकाल लिए, फिर उसको झाड़ झाड़ के गेहूं निकालते हैं, तो दैट इज कॉल्ड थ्रेसिंग, ठीक है। हमने तो टीवी में ही देख रखा है ऑल दोस थिंग्स, तो उसको थ्रेशिंग कहते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन क्या है? बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिन पे सूर्य की रोशनी अगर डायरेक्ट पड़ेगी ना तो वो खराब हो जाएगा, तो ग्लास के केबिन्स बनाए जाते हैं या फिर उसके ऊपर पन्नी लगाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके की सर्विस लेते हैं, वो भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। और टेस्टिंग क्या है कि अगर पौधे खराब तो नहीं हो जाएंगे, कीड़े तो नहीं पड़ जाएंगे, तो उसके लिए टेस्ट वगैरह कराते हैं, ठीक है, पौधों की, वो सब भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर। अब एक कॉन्ट्रैक्टर है जो मजदूर देता है किसके लिए? खेत में काम करने के लिए, वो कॉन्ट्रैक्टर भी जीएसटी नहीं लेगा। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। देखिए मशीन दे खेती के लिए आप किराए पे लाते हो, जमीन किराए पे लेते हो, उन सब पे भी जीएसटी नहीं है। लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेज, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का है तो जीएसटी नहीं है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, आज मैं आपको जीएसटी पढ़ा रहा हूं तो इस पे जीएसटी लगता है। हाँ, अगर मान लीजिए कल को मैं किसानों को बैठा लूं और कैसे फसल और उगाई जाए, फसल कैसे बढ़ाई जाए, इस पे क्लास दे दूं, तो क्या जीएसटी मुझे लेना है? नहीं, ऐसी क्लासेस पे जीएसटी भी नहीं लगता। एक्चुअली गवर्नमेंट प्रमोट करती है, इंकरेज करती है क्या? एग्रीकल्चर, ठीक है।
तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी सर्विस जिससे एग्रीकल्चर ग्रो करेगा। तो अगर मैं किसानों की क्लास लेने लग जाऊं कि आप किस तरीके से फसल को और बढ़ा सकते हैं, अपने फसल कैसे आपकी और उपजाऊ हो, इस तरीके की क्लासेस अगर होती हैं तो उन पे जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी और बोर्ड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए कमीशन एजेंट फॉर सेल और परचेज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी क्या है? बेसिकली ये समझ लीजिए ये कमिटी फॉर्म की गई है ताकि किसानों को अपनी फसल का सही रेट मिले। होता क्या है मैं आपको बता दूं कि आज भी हमारे देश में कोई सब्जी अगर 10 रुपए की मार्केट में बिक रही है ना, तो शायद किसान को 2 रुपए भी मुश्किल से मिले होंगे। ये सारा का सारा पैसा मीडिएटर को ही चला जाता है, क्योंकि किसान से एक समझ लीजिए उसको क्या कहते हैं, ब्रोकर होता है जो फसल को खरीदता है और वो मंडी में ले जाके आड़तियों को बेच देता है। फिर वो मंडी वाला फर्दर रिटेलर को बेचता है और उसके बाद वो माल कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो इसमें देखिए कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं। मतलब सबसे पहले तो एक ब्रोकर है जो खेतों में जाता है, मतलब किसानों से मिलता है और उनकी फसल खरीद लेता है। वो ले जाके मंडी में बेचता है, मंडी वाला फर्दर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर फिर कंज्यूमर तक पहुंचाता है। तो इसमें सबकी मार्जिन्स होती हैं और सच पूछिए तो किसान से ज्यादा तो शायद यही लोग कमा लेते हैं। तो किसान पूरी फसल करके जो नहीं कमा पाता है, उससे ज्यादा तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स जो ब्रोकर्स हैं, जो आड़तिया है और जो रिटेलर है वो कमा लेता है। शायद इसीलिए आज भी हमारे देश में किसान गरीब है। तो गवर्नमेंट ने उनको सही रेट दिलाने के लिए कमिटी बना रखी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, जो बेसिकली उन किसानों को उनकी फसल का सही रेट बताने का और सही रेट दिलाने का दोनों काम करती है। लोग किसानों को रेट भी बताती है कि देखो टमाटर इस भाव में मत बेचना, कोई आए तो इस भाव में बेचना, क्योंकि ये मार्केट का भाव चल रहा है। दूसरा, उनको अगर कस्टमर नहीं मिल रहा है तो कस्टमर भी दिलाने का काम करती है ये कमिटी कि हम आपको क्या करेंगे, कस्टमर दिलाएंगे जो इस भाव में आपसे माल खरीद लेगा। ठीक है, तो ये जब सर्विसेज देते हैं किसानों को तो किसानों से कुछ चार्जेस भी इसके लिए जाते हैं, बहुत नॉमिनल सा होता है। इस चार्जेस पे कोई जीएसटी नहीं है। ठीक है, सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, स्प्रे वगैरह वेयर हाउस में कोई मरवा रहा है तो वो जो भी स्प्रे कर रहा है बंदा वो जीएसटी नहीं लेगा। नेक्स्ट है कैरिंग आउट ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस जॉब वर्क, इसका क्या मतलब है? जैसे बहुत सारी जो फसल होती है वो एज इट इज जाके मार्केट में बिक नहीं जाती। आलू कहां उगता है, जमीन के ऊपर की जमीन के नीचे? कहां उगता है मालूम है? जमीन के नीचे होता है आलू। ठीक है, तो जब वो जमीन के नीचे से आलू निकाला जाता है तो उस पर मिट्टी लगी होती है। ठीक है, क्या आप जो मार्केट से खरीद के ला रहे हैं आलू उस पर भी मिट्टी लगी होती है? नहीं, वो पहले साफ की जाती है और ये जॉब वर्क पे काम दे दिया जाता है। ठीक है, कि इतना आलू निकला है, ये चलो साफ करो पहले। तो ये जो लेबर काम कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है आलू की, फिर उसके बाद उसको बोरे में पैक किया जाएगा, उसकी जो सर्विसेज है साफ करने की आलू को, ये भी क्या है, जीएसटी के दायरे से बाहर, वो भी एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट है सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब क्या है? बेसिकली फीमेल एनिमल्स जो होती हैं उनको प्रेग्नेंट करने का ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, जो जिससे फीमेल एनिमल फर्दर क्या करेंगी, बच्चा देगी। ठीक है, तो इसकी जो सर्विसेज होती हैं, ठीक है, इसके डॉक्टर्स होते हैं जो इस तरीके का प्रोसेस करेंगे। तो ये जो प्रोसेस की सर्विसेज हैं ये भी क्या है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी है। नाउ कमिंग टू एजुकेशनल सर्विसेज। एजुकेशन की सर्विसेज भी जीएसटी के दायरे से बाहर है, लेकिन लिमिटेड है। कौन सी एजुकेशन की सर्विसेज जीएसटी के दायरे से बाहर है? पहले मैं आपको बता दूं, ये जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज जो सर्विसेज देते हैं एजुकेशन की, वो जीएसटी के दायरे से बाहर है। जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स होते हैं वो जीएसटी के दायरे से बिल्कुल भी बाहर नहीं है। राइट, तो मेरी जो क्लासेस हैं, इज इट लायबल फॉर जीएसटी और नॉट? यस, माय क्लासेस आर लायबल फॉर जीएसटी। लेकिन अगर आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी अटेंड कर रहे हैं साथ में, तो वो जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फीस है उस पर जीएसटी नहीं लगती।
कभी आपने इनवॉइस फी रिसिप्ट देखी है कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह की, उस पर क्या जीएसटी होता है? नहीं, बिकॉज यू आर नॉट पेइंग जीएसटी ऑन योर स्कूल एंड कॉलेज फी. दोज एजुकेशन सर्विसेज आर outside the purview of GST or the GST has been made exempted on it, right? एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो जीएसटी जिन पे एग्जेम्प्ट है वो देख लेते हैं. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट, स्टाफ, फैकल्टी. एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट, स्टाफ और फैकल्टी को जो भी सर्विस देगा वो जीएसटी के दायरे से बाहर है. जो भी सर्विस देगा वो जीएसटी के दायरे से बाहर है. ठीक है. बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय द कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी. अगर हम एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं और 1000 रुपए का फॉर्म बेचते हैं, लाखों बच्चे एंट्रेंस का एग्जाम देते हैं और उसमें से 1000 बच्चों को हम पास करके एडमिशन ले लेते हैं अपने यहां. ठीक है. तो जो हम लाखों बच्चों को एडमिशन फॉर्म बेचे हैं, क्या उस पे भी जीएसटी है कि नहीं है? उस पे भी जीएसटी नहीं है. एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंट्रेंस एग्जाम लेगी तो उस पे भी जीएसटी नहीं है. एजुकेशनल सर्विस देगी तो उस पे भी जीएसटी नहीं है. टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अब यहां ध्यान दीजिएगा, अभी तक बाई था. टू, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ये सर्विसेज दी जाती हैं तो वो जीएसटी के दायरे से बाहर है. मतलब अगर हम यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज को ये सर्विस देंगे, कौन सी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ. अगर हम बस चलाते हैं, ठीक है, मेरी अपनी बस है और हम एक पर्टिकुलर स्कूल के लिए बस चलाते हैं. ठीक है. हम बस किसके लिए मेरी बस कहां पे काम आ रही है कि स्कूल के लिए यूज हो रही है, वो उनके बच्चों को, फैकल्टी को, स्टाफ को ट्रांसपोर्टेशन देने के लिए. हम पैसा लेंगे किससे? स्कूल से. और स्कूल पैसा किससे लेगी? बच्चों से. ध्यान दीजिएगा, मेरी बस है, हम XYZ स्कूल के लिए बस चलाते हैं. बस की फीस बच्चे कहां जमा करते हैं? स्कूल में. स्कूल ले लेती है. अब स्कूल हमको पैसा देती है क्योंकि हम बस चला रहे हैं स्कूल के लिए. ठीक है. अब बात ये बतानी है, यहां पे समझनी है कि स्कूल क्या बच्चों से जो फीस लेगी बस की, उस पे जीएसटी लगेगा? नहीं, वो कवर होता है इस पॉइंट से. बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा वो सर्विस स्टूडेंट को दी गई है. अब हम बस वाले हैं, हमने स्कूल को सर्विस दी है, क्या इस पे जीएसटी लगेगा? नहीं. कह रहा है इस पे भी नहीं लगेगा क्योंकि अगर टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये सर्विसेज दी जाती है तो जीएसटी नहीं है. क्या क्या? ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग. अगर हम स्कूल को कैटरिंग सर्विस देते हैं, स्कूल में कैंटीन खोल लेते हैं, ठीक है, तो कैंटीन में जो पैसा आ रहा है वो स्कूल कलेक्ट कर रही है. ठीक है. और कैंटीन वाला स्कूल वाले मुझे कैंटीन का पैसा देते हैं, कैंटीन चलाने का, तो मैं भी जीएसटी नहीं लूंगा. इंक्लूडिंग मिड डे मील वगैरह. मिड डे मील तो आप जानते होंगे ना, सरकारी स्कूलों में चलता है कि बच्चों को दोपहर में खाना दिया जाएगा. ये मिड डे मील का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया ताकि बच्चे पढ़ाई करें. ठीक है. जो सरकारी स्कूलें हैं, स्कूल तो है सरकारी स्कूल, बहुत बड़ी बड़ी भी हैं. ठीक है. इतनी बड़ी बड़ी जगह में सरकारी स्कूलें हैं, शायद ऐसी 4-4 बड़ी प्राइवेट स्कूलें उतनी जगह में आ जाएंगी, इतनी बड़ी बड़ी सरकारी स्कूलें हैं. सरकारी स्कूलों की तनख्वाह की बात करें तो प्राइवेट स्कूल में जो तनख्वाह टीचर्स को दी जाती है उसकी दुगनी या 3 गुनी होगी. हालांकि सरकारी स्कूल में बच्चों से 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है, 4 रुपए 10 रुपए लिए जा रहे हैं. और प्राइवेट स्कूल में बच्चों से फीस ली जाती है कई हजार रुपए. लेकिन प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की जो तनख्वाह होती है ना, वो शायद सरकारी स्कूल के टीचर से बहुत कम होती है. लेकिन अब बात की जाए तो सरकारी स्कूल में टीचर को तनख्वाह इतनी ज्यादा, जगह इतनी बड़ी बड़ी जगह पे स्कूलें बनी हुई हैं, बच्चों की फीस कुछ भी नहीं है. क्या बच्चे वहां पढ़ने आते हैं? नहीं. मतलब सब कुछ है फिर भी बच्चे पढ़ने नहीं आते. तो सरकार ने एक लालच के तौर पे ये किया कि जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ने जाएंगे सरकारी स्कूलों में, दोपहर में उनको खाना मिलेगा. तो बहुत सारे लोग तो इसलिए पढ़ने चले जाते हैं कि उनको दोपहर में वहां पे खाना मिलेगा. तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिड डे मील, कि उनको बीच में खाना दिया जाएगा ताकि सरकारी स्कूलों में लोग जाएं. तो मिड डे मील वगैरह की जो सर्विसेज दे रहा है स्कूल कॉलेजेस को, वो भी जीएसटी लगा के बिल नहीं करेगा. अब मैं 500 बच्चों का रोज खाना भिजवाता हूं स्कूल में, ठीक है, तो मैं स्कूल से पैसे लूंगा? हाँ, क्योंकि वो तो सरकार पैसा दे ही रही है मुझे. ठीक है. सरकार स्कूल को पैसा दे रही है, स्कूल मुझे पैसा दे रही है दोपहर में खाना खिलाने का.
तो मैं जो पैसे लूंगा क्या वो जीएसटी लगा के लूंगा? नहीं। सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग सर्विसेज, अगर मैं स्कूल को सिक्योरिटी सर्विस देता हूं, क्लीनिंग साफ सफाई की सर्विसेज देता हूं, हाउसकीपिंग सर्विसेज देता हूं, तो जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू अ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन, मैं किसी स्कूल कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता हूं, जैसे कैट का एग्जाम होता है जिससे हर एमबीए कॉलेज में एडमिशन होता है। तो मैं अगर कैट का एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा हूं तो एम आई टेकिंग एडमिशन? नो, आई एम नॉट टेकिंग एडमिशन, आई एम टेकिंग एडमिशन टेस्ट फ्रॉम सम अदर कॉलेजेस, राइट? Do I need to collect GST because the services of admission is not being provided here by an educational institution? ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ये जो था डबल ए, इसमें ये था कि एंट्रेंस एग्जाम का पैसा कौन ले रहा है? स्कूल कॉलेज। अब ये बात नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी एडमिशन टेस्ट करा रही है, ठीक है, किसके लिए? किसी यूनिवर्सिटी के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए। तो कह रहा है कि वो भी जो पैसे लेगी उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल्स, अगर मैं ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल और पीरियोडिकल्स प्रोवाइड करता हूं तो उस पर भी जीएसटी नहीं है, ठीक है। अब क्या कहानी है? नथिंग कंटेन्ड इन सब आइटम 1, 2 एंड 3 ऑफ आइटम बी, आइटम बी का रेड से मार्क कर देते हैं, आइटम बी का 1, 2, 3 shall apply to an educational institution other than an institution providing services by way of pre-school education and education up to higher secondary school or equivalent। ध्यान दीजिएगा, ये 3 सर्विसेज अगर मैं पीजी टू क्लास 12 वाले को दे रहा हूं तो ही जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब अगर मैं किसी स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड लगाता हूं तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लगाता हूं तो जीएसटी लगेगा। ये इन पे जीएसटी तभी नहीं लगेगा जब ये किसके लिए? अदर देन बाय वे ऑफ नथिंग कंटेन्ड इन दिस, ये अगर ये जो भी चीज इसमें लिखा हुआ है वो किसके लिए अप्लाई हो रहा है? ओनली फॉर पीजी टू क्लास 12, प्ले ग्रुप से लेके क्लास 12 तक के लिए अगर एजुकेशन देने वाली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और आप उनको क्या कर रहे हो? ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग, सिक्योरिटी की सर्विस दे रहे हो तो जीएसटी नहीं लगेगा। यानी अगर मैं किसी कॉलेज के लिए बस चलाता हूं तो मुझे जीएसटी लेना है कॉलेज से, मैं कॉलेज में कैंटीन चलाता हूं, कॉलेज से मुझे जीएसटी लेना है, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, व्हाटएवर, ठीक है। अच्छा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम, आईएएम जो कोर्सेज चला रहा है उसकी फीस पे जीएसटी नहीं लगेगा, यही बताना चाहता है। 2 साल का फुल टाइम पीजीडीएम को पीजीपीएम कोर्स है उनका, इस पे जीएसटी नहीं है। फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट ये लोग कराते हैं, एमबीए जिसको कहते हैं, उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कराते हैं मैनेजमेंट में, बेसिकली उसमें बच्चे को ग्रेजुएशन नहीं करनी होती है, तो ग्रेजुएशन के 3 साल, 2 साल एमबीए के मिला के 5 साल होते हैं, तो 5 साल का एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट का चलाते हैं। क्लास 12 के बाद के बच्चे सीधे यहां एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ये सब जो भी प्रोग्राम वो चलाते हैं बेसिकली उन पे जीएसटी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स पे जीएसटी लगेगा, ठीक है, वुड नॉट बी ट्रीटेड एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में नहीं आएंगे और इसलिए उनको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। कोई तकलीफ यहां तक? ना कमिंग टू हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या क्या चीजें हैं जो जीएसटी के दायरे से बाहर है? सर्विसेज बाय अ वेटेरिनरी क्लिनिक, वेटेरिनरी क्लिनिक क्या होता है? एनिमल क्लिनिक, जानवरों का अस्पताल। ये जो जानवरों का अस्पताल होता है जहां पे पक्षियों को और जानवरों का इलाज किया जाता है, ये जो इलाज के लिए फीसेस ली जाती है उन पे जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बाय ए क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट, अब इंसानों के अस्पताल की बात हो रही है। क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट है एंड ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर, हॉस्पिटल की सर्विस, डॉक्टर की सर्विस और पैरामेडिक्स, पैरामेडिक्स कहते हैं उनको जूनियर डॉक्टर को। जैसे किसी अस्पताल में आप जाइए तो पहले आपसे जूनियर डॉक्टर मिलता है, ठीक है, फिर उसके बाद इमरजेंसी केस होता है, कुछ भी होता है, जैसे रात को 10 बजे आप किसी हॉस्पिटल में पहुंचिए, 12 बजे पहुंचिए, तो कोई बड़ा डॉक्टर नहीं मिलेगा,
क्योंकि बड़े डॉक्टर हैं वो तो घर पे आराम कर रहे हैं, ठीक है, जूनियर डॉक्टर मिलेंगे पहले, ठीक है, जूनियर डॉक्टर आपके केस को स्टडी करेगा, अगर उसे लगेगा कि इमरजेंसी सिचुएशन है, बड़े डॉक्टर को बुलाना चाहिए, तब बुलाएगा वो। तो वो जो छोटा डॉक्टर आपसे पहले मिलता है ना, उसको पैरामेडिक्स कहते हैं। तो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मतलब हॉस्पिटल, डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, इन सब की सर्विसेज पे जीएसटी नहीं है, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस। अच्छा, ये जो एम्बुलेंस की सर्विस होती है तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, नॉर्मली तो ट्रांसपोर्टेशन पे जीएसटी है, लेकिन एम्बुलेंस की सर्विस पे जीएसटी नहीं लगेगा, ये भी जीएसटी के दायरे से बाहर। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कॉर्ड ब्लड बैंक, ये ब्लड होते हैं, कॉर्ड ब्लड बैंक, ये तो सुने होंगे, आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है, ये बहुत सारे प्लेयर्स भी आ गए इस काम में। जानते हो ना, जब बेसिकली मदर बच्चे को जन्म देती है तो बेसिकली मदर और बच्चे कनेक्टेड रहते हैं एक सेल से, ठीक है। वो जो स्टेम सेल होती है उसको क्या करते हैं कि आज अब एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है जिसमें ये कॉर्ड ब्लड बैंक वाले उस स्टेम को प्रिजर्व कर लेते हैं, उस सिस्टम को प्रिजर्व कर लेते हैं। और उसको प्रिजर्व करने से क्या होता है कि अगर फ्यूचर में कभी भी बच्चे को कोई परेशानी हुई, ठीक है, कहीं से भी उसके सेल बॉडी के खराब हो गए, कुछ भी हुआ, तो वो जो स्टेम सेल होता है ना, उससे सेल जनरेट करके इन्फ्यूज कराया जा सकता है बच्चे में, और बच्चे को फ्यूचर में कोई भी परेशानी होगी तो उसका इलाज है। समझ पा रहे हो क्या है? जैसे मान लीजिए कहीं जल गया, कहीं खराब हो गई स्किन, कुछ भी हो गया, ठीक है, सेल्स खराब हो गए वहां के, तो वो जो स्टेम सेल प्रिजर्व किया गया है, स्टेम सेल क्या था, वो मदर और चाइल्ड को जो कनेक्ट करता है स्टेम, ठीक है, जो बच्चे के जन्म होने के बाद वो काट दिया जाता है कनेक्शन पॉइंट, तो उसकी उससे जो प्रिजर्व कर रखी है कॉर्ड ब्लड बैंक, वो क्या करती है, नए सेल्स बना के दे देती है जो बच्चे की बॉडी में इन्फ्यूज कर दिए जाते हैं, ठीक है। और ये जीवन भर कभी भी हो सकता है, वो बच्चा ही नहीं, जब बड़ा हो गया है, कोई प्रॉब्लम आती है तो भी उससे सेल्स नए क्रिएट किए जा सकते हैं। तो ये कॉर्ड ब्लड बैंक वाले कुछ चार्जेस लेते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, और इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा, अब होटल के रूम में रहते हो तब तो जीएसटी लगता है, अब हॉस्पिटल के रूम में रहोगे तो भी जीएसटी लगेगा। हाँ, हॉस्पिटल भी एक से एक है, 5 स्टार से कम नहीं, 7 स्टार से कम नहीं, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल भी हैं, ठीक है। और रूम रेंट की पूछो तो 20-20 हजार, 25-25 हजार रुपए एक एक दिन के कमरे के भी चार्जेस हैं। क्या उनको जीएसटी लेना है? नहीं लेना है। रेंट ऑफ रूम प्रोवाइडेड टू पेशेंट इन हॉस्पिटल इज एग्जेम्प्ट। अच्छा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीनियर डॉक्टर, कंसल्टेंट, टेक्नीशियन। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जो सीनियर डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो इंप्लॉय नहीं है हॉस्पिटल में। इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशनशिप अगर होता है तो आपको पता ही है कि इंप्लॉय इंप्लॉयर को जो सर्विसेज देता है उस पर जीएसटी नहीं आता। लेकिन ये जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं हॉस्पिटल्स के, वो इंप्लॉय नहीं होते, वो आते हैं, अपनी कंसल्टेंसी फी लेते हैं, निकल जाते हैं, वो टाई अप करते हैं हॉस्पिटल के साथ। बड़े डॉक्टर हैं, हम हॉस्पिटल के साथ टाई अप कर लिए कि हम 2 घंटा हफ्ते में 1 दिन बैठेंगे तुम्हारे यहां, जितनी फीस होगी उसका आधा फीस हम लेके निकल लेंगे। क्लियर माई पॉइंट? तो इस तरीके के जो डॉक्टर्स हैं वो इंप्लॉइज तो है नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर किसको सर्विस दे रहा है? हॉस्पिटल को। हॉस्पिटल पेशेंट को सर्विस दे रहा है, क्योंकि पेशेंट जा रहा है हॉस्पिटल का पर्चा कटा रहा है, वो पैसे हॉस्पिटल को दे रहा है, और फिर हॉस्पिटल जो कलेक्शन करता है ना, वो डॉक्टर को दे देता है उसमें से, और वो डॉक्टर इंप्लॉय भी नहीं है। तो डॉक्टर इज गिविंग सर्विसेज टू हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल इज गिविंग सर्विस टू पेशेंट। नाउ हॉस्पिटल गिविंग सर्विस टू पेशेंट, ये तो हेल्थ सर्विसेज हो गया विच इज एग्जेम्प्ट। नाउ द क्वेश्चन इज कि डॉक्टर गिविंग सर्विस टू हॉस्पिटल, इज इट टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? मतलब हॉस्पिटल जब आप पैसे देगी डॉक्टर को तो उसके साथ जीएसटी भी देना है क्या? नो। ये कह रहा है कि यहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। फूड सप्लाइड टू पेशेंट, फूड सप्लाइड टू पेशेंट, चलिए मैं बता देता हूं पूरी बात को। फूड सप्लाई टू पेशेंट का मतलब यह है कि यहां पे बहुत सारी बातें होंगी कि हॉस्पिटल का अपना कैंटीन है, वहां से खाना बिकता है, उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं। कोई बाहर वाला कैंटीन आके हॉस्पिटल में चलाता है, जीएसटी लगाएगा कि नहीं खाने पे। हॉस्पिटल का अपना कैंटीन है, खाना बनता है, डॉक्टर्स के लिए बनता है, जीएसटी लगेगा कि नहीं उस पर।
बहुत सारी बातें। खाना खाना कौन बनाता है? सबसे पहली बात, हॉस्पिटल या कोई बाहरी कैंटीन वाला। दूसरी बात, वो खाना किसके लिए है? पेशेंट के लिए है, डॉक्टर्स के लिए, किसके लिए? इन सभी बातों पे निर्भर करता है कि उन खाने पे जीएसटी लगेगा कि नहीं, वही देखना है। Healthcare services provided by a clinical establishment will include food supplied to the patient, but such food may be prepared by the canteen run by the hospital or may be outsourced by the hospital from outdoor caterers. When outsourced, there is no ambiguity that the supplier shall charge tax as applicable and hospital will get no ITC. क्या कहता है? अगर आउटसोर्स कर रखे हैं हम काम, ठीक है, तो ऐसे केस में बाहर वाली कैंटीन वाला क्या करेगा? हॉस्पिटल को अपनी बिल करेगा और ध्यान दीजिएगा उस पर जीएसटी लगाएगा, ठीक है। और हॉस्पिटल वाले को कोई आईटीसी भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल वाले की जो आउटपुट सर्विस है उस पर जीएसटी लगता ही नहीं है, तो आईटीसी कैसे लेगा? इफ द हॉस्पिटल हैज देयर ओन कैंटीन एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड, अगर हॉस्पिटल का अपना कैंटीन है, then no ITC will be available on input including capital good, and in turn if they supply food to the doctor and their staff, such supplies even when not charged may be subject to GST. चलिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। बाहर की कैंटीन हॉस्पिटल वाले को बिल करेगी विद जीएसटी, अपनी कैंटीन हॉस्पिटल की डॉक्टर्स को, स्टाफ को खाना देगी तो जीएसटी लगेगा, फोकट में खाना देगी तो भी जीएसटी लगेगा, इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। अच्छा, अगर पेशेंट के लिए कैंटीन से खाना बन रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर हॉस्पिटल की अपनी कैंटीन है और पेशेंट के लिए वहां से खाना दिया जाता है, जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ये भी हेल्थ केयर सर्विसेज में आ जाएगा, ये भी हेल्थ सर्विसेज है। फूड सप्लाइड टू द इन पेशेंट एज एडवाइज बाय द डॉक्टर न्यूट्रिनिस्ट इज अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर एंड नॉट सेपरेटली टैक्सेबल। अगर खाना डॉक्टर के, न्यूट्रिनिस्ट के कहने पे पेशेंट वगैरह को दिया जा रहा है हॉस्पिटल के अंदर, तो इस पे जीएसटी नहीं है। अदर सप्लाईज ऑफ फूड बाय हॉस्पिटल टू पेशेंट नॉट एडमिटेड और द अटेंडेंट और विजिटर्स आर टैक्सेबल। अच्छा, एक नॉर्मल कैंटीन है जहां पे आप समोसे खरीदते हो हॉस्पिटल के अंदर, तो पेशेंट के लिए थोड़ी ना, तो समोसे छान रहा है, सबको बेच रहा है, ठीक है। कोई हॉस्पिटल घूमने आया वो भी समोसे खा रहा है, विजिटर्स जो आते हैं पेशेंट के साथ, पेशेंट को मिलने आए हैं, ठीक है, पेशेंट के सामने तो दुख दर्द बया किए और फिर बाहर निकल के समोसे खा रहे हैं कैंटीन में, तो ये जो कैंटीन वाला समोसे सभी को बेच रहा है ना, वो जीएसटी लगाएगा। बस ध्यान दो, अगर हॉस्पिटल का अपना कैंटीन और खाना सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? पेशेंट के लिए, वो भी डॉक्टर के कहने पे, जैसे डॉक्टर ने बताया कि खिचड़ी खिलानी है पेशेंट को ऐसे ऐसे बनी हुई, ठीक है, और हॉस्पिटल में एक कैंटीन है जहां पे डॉक्टर जैसा प्रिस्क्राइब करते हैं ना खाना, बिल्कुल वैसा ही खाना बना के पेशेंट को दिया जाता है, बस उस पर जीएसटी नहीं है, क्योंकि वो इलाज का एक हिस्सा है, वो खाना नहीं है, वो इलाज का एक हिस्सा है, वो हेल्थ सर्विस है, और इसलिए उस पर जीएसटी नहीं है, ठीक है। कोई कॉमन टाइप की कैंटीन वैंटीन है, जीएसटी लगना है, ठीक है। कैंटीन से डॉक्टर को खाना जाता है, जीएसटी लगना है, विजिटर्स को खाना जाता है, जीएसटी लगना है। कोई बाहरी आके कैंटीन खोल लेता है और हॉस्पिटल को वो सर्विस दे रहा है, जीएसटी लगाएगा। बस एक चीज दिमाग में बैठा लो, ठीक है। डॉक्टर ने बताया कि खिचड़ी कैसे बनेगी, और वो कैंटीन बिल्कुल वैसी खिचड़ी बना के खाना देती है पेशेंट को जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, ठीक है, तो वो हेल्थ सर्विस का हिस्सा है और इसलिए उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट है, ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट को सर्विसेज देगी, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। कौन सी सर्विसेज? गवर्नमेंट वो काम करती है जो म्युनिसिपैलिटी का काम है। म्युनिसिपैलिटी का काम जानते हो? सड़क बनवाना, ठीक है, रोड की लाइटें लगवाना, बहुत सारे काम है म्युनिसिपैलिटी के, ठीक है। तो जितना काम म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी है वो काम अगर गवर्नमेंट करती है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा, जो काम पंचायत करती है, जैसे गांव में म्युनिसिपैलिटी होती है वैसे गांव में पंचायत होती है, तो वही काम जो शहर में म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी है, वही काम गांव में किसकी जिम्मेदारी है? पंचायत की जिम्मेदारी है। पंचायत जो काम की जिम्मेदारी होती है, पंचायत के ऊपर जिस काम की जिम्मेदारी होती है, वो काम अगर गवर्नमेंट करती है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। अगला क्या है? गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सर्विसेज पे जीएसटी नहीं है अदर देन, लेकिन इन पे जीएसटी है, ये लायबल फॉर जीएसटी है। अभी जो हम बात करेंगे किस पे जीएसटी लगेगी?
स्पीड पोस्ट कराते हो, कभी ध्यान देना, स्पीड पोस्ट की जो रिसिप्ट निकलती है उस पर जीएसटी भी लगा होता है। एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, ये भी पोस्ट ऑफिस से होता है। जल्दी अगर अपना डॉकेट भिजवाना हो तो एक्सप्रेस पार्सल कराया जाता है, ठीक है। स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट। लाइफ इंश्योरेंस, गवर्नमेंट लाइफ इंश्योरेंस सर्विस देती है। एंड एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। अगर गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस वाली सर्विस जो दे रही है, लाइफ इंश्योरेंस, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट और लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस दे रही है तो जीएसटी लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पीड पोस्ट की सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को यह सर्विस दे रही है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये सब भी जीएसटी में ही है, लायबल फॉर जीएसटी है। ये अदर देन बोल रहा था ना। सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिक्ट ऑफ अ पोर्ट और एयरपोर्ट। एक वेसल और एयरक्राफ्ट से जो भी सर्विसेज दी, एक सर्विसेज वेसल और एयरक्राफ्ट के रिस्पेक्ट में जो गवर्नमेंट दे रही है पोर्ट और एयरपोर्ट पे, ठीक है, उस पे जीएसटी लगेगा। गवर्नमेंट कैसी सर्विस देती है एयरपोर्ट वगैरह पे? वो जो सिक्योरिटी होती है, आप जब फ्लाइट में चढ़ते हैं तो उसके पहले आपका सिक्योरिटी चेक होता है, कौन करा रहा है? गवर्नमेंट ही करा रही है वो, ठीक है। क्या उस पर जीएसटी है? हाँ, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी से पैसे वसूलती है और उस पर जीएसटी लगाती है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से वेसल पे भी होता है, सिक्योरिटी चेक वगैरह होता है सी पोर्ट पे, गवर्नमेंट ही करा रही है, ठीक है। और पोर्ट से वसूले जाते हैं पैसे भी गवर्नमेंट के द्वारा, तो गवर्नमेंट जीएसटी के साथ ही पैसे लेती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, इस पे भी जीएसटी, अगर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर कराएगी जीएसटी लेगी। एनी सर्विसेज अदर देन सर्विसेज कवर्ड अंडर एंट्रीज ए टू सी अबव प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि ए टू सी तो छोड़ दो, इस पे तो जीएसटी लगता ही लगता है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट कोई भी सर्विस अगर बिजनेस एंटिटी को देगी ना तो उस पर जीएसटी लगेगा। मतलब आम पब्लिक को देगी तो नहीं, लेकिन इसके अलावा कोई भी सर्विस अगर गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को देगी तो जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद कहता है गवर्नमेंट के द्वारा सर्विस प्रोवाइड हो रही है बिजनेस एंटिटी को जिसका कि टर्नओवर 20 लाख रुपया तक है। अच्छा, 20 लाख रुपए तक अगर किसी का टर्नओवर है तो वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं होगा सामने वाला बंदा, तो उससे जीएसटी नहीं लेना है। मतलब छोटी बिजनेस एंटिटीज को गवर्नमेंट अगर सर्विस देती है तो जीएसटी नहीं लेगी। कुछ जगह पे 10 लाख रुपए की लिमिट है, तो जहां पे 10 लाख की लिमिट है वहां 10 लाख तक वाले बिजनेस एंटिटी को गवर्नमेंट अगर सर्विस देगी तो जीएसटी नहीं लेगी। हाँ, अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करती है तो इस पे जीएसटी लेगी, लायबल फॉर जीएसटी। रेंटिंग पे जीएसटी होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट किसी को देती है किराए पे तो उस पे जीएसटी लेगी। देखिए ये लिस्ट है बहुत लंबी और 100% सारी चीजें पढ़ना ऐसा है भी नहीं, मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो मैं जिसको जिसको टच कर रहा हूं ना वो आप पढ़ लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। आइए 9D पे आइए आप सीधे। अगर ओल्ड एज होम है, ओल्ड एज होम जहां पे बेसिकली बूढ़े लोग आके रहते हैं, अगर बेसिकली क्यों रह रहे होंगे, क्योंकि उनके बच्चे उनको घर से निकाल दिए होंगे तो वो आके ओल्ड एज होम में रहते होंगे, ठीक है। अगर ये ओल्ड एज होम रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है या फिर एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA है, ठीक है, टू इट्स रेजिडेंट एज 60 ईयर्स और मोर। एक ओल्ड एज होम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है या फिर 12AA में जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा बनाया गया है, जिसमें 60 साल या उससे ऊपर के लोग आके रहते हैं, जिसका 25,000 रुपया महीना तक ही लिया जाता है एक मेंबर से, अप टू 25,000 पर मंथ। एक मेंबर से 25,000 रुपए महीने तक ही लिया जाता है, ठीक है। किस बात का लिया जाता है? वहां पे रहने खाने पीने का लिया जाता है, तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर एक ओल्ड एज होम है जिसमें पैसे और ज्यादा लिए जा रहे हैं तो जीएसटी लगेगा। 25,000 रुपए महीने तक अगर लिया जा रहा है किसी एक ओल्ड एज होम में फ्रॉम अ पर्सन पर मेंबर तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। 61 सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ इशुएंस ऑफ पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट।
गवर्नमेंट पासपोर्ट बना के देती है, वीजा बनाती है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाती है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाती है, डेथ सर्टिफिकेट बनाती है, क्या इस पे जीएसटी लगेगा? नहीं, राइट, इस पे जीएसटी नहीं है गवर्नमेंट की इन सर्विसेज पे। और क्या देखने लायक है, आइए अब हम लोग सीधे कंस्ट्रक्शन सर्विस पे आते हैं। कंस्ट्रक्शन सर्विस में पहले हम बात करेंगे लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स। जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, वो अगर हाउसिंग फॉर ऑल मिशन या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, ये दोनों गवर्नमेंट की स्कीम है, इन स्कीम्स के तहत बिल्डिंग बन रही थी, उसमें लेबर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है वो जीएसटी नहीं लेगा। ठीक है, कहां? जहां पे बिल्डिंग बन रही है इन योजनाओं के तहत। कौन सी योजना? हाउसिंग फॉर ऑल मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना। एनी प्रॉब्लम टिल टाइम? एक ये देखेंगे अब आप, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये क्या है मैं बताऊं। अगर मैं अपने लिए घर बना रहा हूं, अपना घर, बस ऐसे ध्यान रखो, तो जिसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो मुझसे जीएसटी नहीं लेगा। लेकिन मैं फ्लैट बना रहा हूं, 10 फ्लैट बना रहा हूं, एक कॉमर्शियल, एक कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में 10 फ्लैट होंगे, मैंने जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्या इस पे जीएसटी लगेगा? हां, लगेगा। कुल मिला के मकसद ये है सरकार का कि अपने रहने के लिए घर बनाओगे तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे जीएसटी नहीं है, लेकिन अगर बेचने के लिए घर बना रहे हो, ठीक है, फ्लैट बना रहे हैं 10-20, तो वहां पे जीएसटी लगेगा। ये मकसद है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर जीएसटी लेगा अगर आपके लिए वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, अगर आपका वो अपना घर बना रहा होगा तो वो जीएसटी नहीं लगाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना है यहां तक? चलिए आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब मिलते हैं तो आपसे आगे की कुछ और सर्विसेज की बात करेंगे। हम लोग सर्विसेज को कैटेगरी वाइज पढ़ रहे हैं, इससे हमारे दिमाग में चीजें सेट भी हो रही हैं, ठीक है। एक बार हम सुने होते हैं और एक बार रिवाइज कर लेंगे ना, तो बातें दिमाग में बैठ जाएंगी कि एग्जेम्प्टेड क्या क्या है, ठीक है। और एग्जेम्पशंस पे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो यू नीड टू लर्न इट इवन प्रॉपरली, राइट। सो विल सी इन नेक्स्ट क्लास द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस exemption from exempt supplies, right?